हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य एकेडमी जबलपुर की शाखा में। मेरा नाम है आकाश मित्तल और आज हम चर्चा करने वाले हैं जीएस पेपर नंबर 3 की। दोस्तों, ये जो हमारा पेपर है ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर। मैं आज आपको इसकी इकाई नंबर 7 को पढ़ाऊंगा दोस्तों। So basically, Unit 7 is deal with, as you always, as you guys know, कि जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारे लाइफ पर, ह्यूमन लाइफ पर, वो कैसे हैं। उसमें एक चीज़ ये पूछी गई है, इफ़ेक्ट्स ऑन आवर लाइफ। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट धीरे धीरे डेवलप हुए हैं या साइंटिफिक प्रगतियाँ हुई हैं, वैज्ञानिक प्रगतियाँ हुई हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, उसको लेकर पहला 7वीं यूनिट का पहला सेक्शन इससे डील करता है। साथ ही पूछ रहा है कि इंडिजीनियसली जो भारत में टेक्नोलॉजी बन रही है उनकी लिमिट्स क्या है दोस्तों। यानी भारत की जो निर्मित प्रौद्योगिकी है उसमें भारत की आपको लिमिट्स बताना है, सीमाएं बताना है दोस्तों। इसका जो दूसरा सेगमेंट है वो डील करता है कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन से। जो इंस्टीट्यूशंस हम बात करते हैं, लाइकवाइज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ RRCAT यानी राजा रमन्ना एडवांस टेक्नोलॉजी, या फिर हम बात करते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर दोस्तों हम बात करते हैं आगे आपकी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के बारे में। इन सभी को लेकर रिलेटेड सारे के सारे आपसे पूछे गए हैं। इधर और भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे जो इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा गया है। साथ ही साथ दोस्तों जो आपसे आगे पूछा गया है, कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ साथ आपसे कुछ जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं भारत के, उनके बारे में पूछा गया है। जैसे कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, या फिर उन्होंने आपसे पूछा है CV रमन के बारे में, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या फिर डॉक्टर साराभाई, जिनको आप सब लोग विक्रम साराभाई या विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम से जानते हैं। आज का जो हमारा सेगमेंट रहेगा दोस्तों, वो बेसिकली हम डील करेंगे भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम से, और जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है इसरो के नाम से, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है, वी ऑल नो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ और जो रेस थी अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से, हथियारों से हमला कर दिया। इसकी देखा दाखी साथ ही साथ USSR, जो फॉर्मर USSR था, उसने भी अपने एटॉमिक हथियारों को डेवलप करना चालू कर दिया। लेकिन जो हमारे दुनिया में उस समय दो बड़े पावर थे, USA और USSR, उन्होंने दोस्तों एक और जगह पर रेस लगाना चालू कर दिया, जिसको हम लोग जानते हैं स्पेस रेस के नाम से दोस्तों। जी हाँ, इसको हम जानते हैं किस नाम से, स्पेस रेस के नाम से जानते हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इसरो। तो जब मैं आपको इसरो के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको थोड़ा भूमिका बता रहा हूँ अबाउट कि हमारे देश में इसरो कैसे बना, हमारे इसरो बनने में क्या क्या परेशानियाँ आई, और उन सब से रिलेटेड उस समय पे क्या सेगमेंट था, या भारत के प्रधानमंत्री नेहरू का विचार उसके लिए क्या था, या फिर डॉक्टर साराभाई क्या चाहते थे, वो सारी चीज़ हम डील करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या चल रहा था दोस्तों। तो दोस्तों ये समय है 1957 का। 1957 में दोस्तों USSR ने पहला रॉकेट लॉन्च किया, दैट इज़ कॉल्ड स्पुतनिक, और स्पेस रेस में अपना एक गोल कर दिया, और USSR ने, फॉर्मर USSR ने USA को पछाड़ दिया दोस्तों। USA से पीछे नहीं हटने वाला था, और नवंबर-दिसंबर 1957 सेम ईयर USA ने भी अपना एक अंतरिक्ष शटल अंतरिक्ष की ओर भेजा दोस्तों। बाद में 1961 और 1963 में भी USSR के द्वारा दो बड़े कीर्तिमान रचे गए। जो 1961 में यूरी गागरिन के तौर पर पहले मनुष्य, जो दुनिया के पहले मनुष्य, या हम बोलेंगे पहले रशियन सिटीजन जो कि अंतरिक्ष में गए, उनका नाम था यूरी गागरिन। वो गए थे दोस्तों 1961 में, और उसके 2 साल बाद पहली महिला जिनका नाम था वेलेंटीना तेरेस्कोवा, वो भी गई आपके अंतरिक्ष में। ये दोनों कीर्तिमान दोस्तों USSR, फॉर्मर USSR के द्वारा रचे गए थे।
इसके साथ ही यूएसएसआर आगे निकला दोस्तों रेस में, और यूएसएसआर ने अपने लूना के नाम से कुछ सैटेल भेजे मून के पास दोस्तों। तो मून की ऑर्बिट में लूना भेजे। ये सारी चीज़ें अमेरिका वॉच कर रहा था। अमेरिका कुछ समय इनसे पीछे रहा, लेकिन अमेरिका ने भी एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा दोस्तों। और 17 जुलाई 1969 को अपोलो 11, ये इनका 11वां मिशन था अपोलो का चांद के लिए। अपोलो 11 को भेजा दोस्तों। बड़ी बात ये हुई कि इसके पहले जितनी भी आपकी मिशन गए थे यूएसएसआर के द्वारा, उस समय स्पेस गए थे, या फिर जैसे कि आप बात करते हैं अंतरिक्ष में वैज्ञानिक गए या आपके स्पेस एस्ट्रोनॉट्स गए थे, लाइक यूरी गागारिन या वैलेंटिना तेरेस्कोवा, लेकिन कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर नहीं गया था। मनुष्य के द्वारा पहला कदम जुलाई 1969 में रखा गया अपोलो 11 के द्वारा, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति बनते हैं दोस्तों। उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ही बिकेम फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन, और यू कैन से दुनिया के पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा दोस्तों। इनके साथ एक और व्यक्ति गए थे, इनका नाम था एडविन एल्ड्रिन। तो दोस्तों हम सोचते हैं कि इससे हमारा क्या लेना देना दोस्तों। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इराज, जब यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे से लड़ रहे थे, इसी समय हमारा देश लगभग आज़ाद हुआ। आपको पता होगा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। और उस समय भी दो बहुत बड़े वैज्ञानिक, जिनका नाम होमी जहांगीर बाबा और बाद में आपके विक्रम अम्बालाल साराभाई। होमी जहांगीर बाबा जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष बनाए गए, और 1962 में एस्टेब्लिशमेंट होता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं साराभाई, यानी आपके विक्रम साराभाई। और यहीं से हमारी अंतरिक्ष की ओर हमारा कदम बढ़ता है, और हम बात कर रहे हैं इसी क्षेत्र की। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 1962 में हुई दोस्तों। आप इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर, है ना। बाद में यही सेंटर बदल जाता है दोस्तों इसरो के नाम से। 1962 में दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई, उस समय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई दोस्तों एक बहुत बड़ी फैमिली से, अहमदाबाद से थे। इनके पिता जो थे वो उद्योगपति थे, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा था। ये अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ से फिजिक्स में रिसर्च करते हैं। भारत वापस आते हैं, कॉस्मिक रे पर भी अपनी रिसर्च करते हैं। सेम ईयर 1942 की बात है, उस समय महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया हुआ है, और ये उस समय थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। इनके बैचमेट या इनसे थोड़े सीनियर जो व्यक्ति थे, उनका नाम था होमी जहांगीर बाबा। वो भी वहाँ पर काम कर रहे थे, या आप सोच सकते हैं रिसर्च कर रहे थे। अब दोस्तों होता क्या है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, और इन दोनों व्यक्तियों ने IISc बेंगलोर का जो यूनियन जैक था, यानी ब्रिटेन का जो झंडा था, उसको उतार के वहाँ पे जो कांग्रेस का झंडा था, या उस समय समझे हमारे हिंदुस्तान का झंडा जो दिखाया जाता था, उसको उन्होंने चढ़ा दिया। जिसके कारण जो इंपीरियलिस्ट लोग थे, यानी ब्रिटेन के ब्रिटिश के लोग, वो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और IISc की फंडिंग उन्होंने बंद कर दी। क्योंकि होमी जहांगीर बाबा कज़न थे टाटा के, तो वो JRD टाटा के पास जाते हैं और JRD टाटा से कुछ फाइनेंशियल मदद मांगते हैं दोस्तों, और JRD टाटा उनकी फाइनेंशियल मदद कर भी देते हैं। और इस प्रकार से होमी जहांगीर बाबा बेंगलोर छोड़ के मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा बुरा विक्रम अम्बालाल साराभाई जी को लगता है। होमी जहांगीर बाबा ने जो उधर एटॉमिक रिसर्च स्थापित किया, उसको आज हम लोग उन्हीं के नाम से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं। साथ में टाटा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल सेंटर की भी स्थापना वहाँ पर कराई।
ये दोनों के दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं आपको आपके सिलेबस में दिए हैं, इन दोनों इंस्टीट्यूट को भी हमें पढ़ना है। एनीवे वापस आते हैं हमारे इसरो पे। तो हुआ क्या दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना के साथ हमने अगले साल नवंबर 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया दोस्तों। उस साउंडिंग रॉकेट का नाम था दोस्तों नाइक एपोश, या कई लोग इसको नाइक एपोश के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये साउंडिंग रॉकेट 1963 में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रकार भारत की पहली अंतरिक्ष गतिविधि प्रारंभ होती है बिफोर बिगनिंग, जबकि इसरो की स्थापना इसके बाद की जाती है। दोस्तों इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में। इसरो की स्थापना दोस्तों कब होती है? 15 अगस्त 1969 में, और 15 अगस्त 1969 की स्थापना होती है। और अब ये कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलोर में है। आज के हम इसको बेंगलुरु के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ऐसे इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अगर आपसे पूछे अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में तो हमें इसमें से थोड़ी सी गतिविधियां बतानी होंगी। जैसे अगर पूछा जाता है 3 मार्कर में इसरो के बारे में, तो आपको इसरो के रिसेंट के चेयरमैन, इसरो का एस्टेब्लिशमेंट डेट याद होना चाहिए, और इसरो का पहले छोड़ा गया ये रॉकेट दोस्तों कैसा रॉकेट था? ये रॉकेट साउंडिंग रॉकेट था दोस्तों। अभी जब हम प्रक्षेपण यान की सीरीज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं दोस्तों। तो नाइक एपोश नवंबर 1963 को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के द्वारा छोड़ा गया था दोस्तों। आगे हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम 1974 में दोस्तों क्या होता है, हमारे द्वारा एक सैटेलाइट का निर्माण किया जाता है। इस सैटेलाइट को बोला गया है दोस्तों आर्यभट्ट। और सैटेलाइट का निर्माण करना इतना ज़्यादा अनईजी नहीं था। आप सैटेलाइट आराम से निर्माण कर सकते थे, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता था। जो मेन मुद्दा होता था वो ये होता था कि सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाए, मतलब वो रॉकेट कैसे बनाया जाए जिस पे आप सैटेलाइट रखें और सैटेलाइट बाहर जाए। तो ऐसा करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था और हम ऐसा नहीं कर पाते थे। इसलिए हमने मदद ली फॉर्मर यूएसएसआर की, और यूएसएसआर ने भी कहा कि ठीक है भैया, अपना ये जो सैटेलाइट है उठा के यहाँ पर ले आओ। और हम उनके क्षेत्र बीकानेर में इसको लेकर गए, और बीकानेर से हमने आर्यभट्ट को दोस्तों लॉन्च कराया। 1974 ईयर था जब आर्यभट्ट यहाँ से लॉन्च किया गया बीकानेर से, जो आज के कजाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आर्यभट्ट के बाद दोस्तों हमने और सीरीज लॉन्च की, इसका नाम था भास्कर 1 को लॉन्च किया। भास्कर 1 को जब हमने लॉन्च किया दोस्तों, तो इसका मेनली जो काम था वो ये था कि पर्यावरण संबंधी जानकारियाँ इकट्ठा करके हमारे हिंदुस्तान तक पहुँचाए। इसके साथ इसकी 2 सीरीज़ भास्कर 1 और भास्कर 2 को हमारे द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन ये भारत से लॉन्च नहीं हुए थे। अभी तक हम साउंडिंग रॉकेट्स ही उड़ा पा रहे थे, छोटे मोटे रॉकेट्स उड़ाते थे, लेकिन और भास्कर या आर्यभट्ट के लिए हमने यूएसएसआर की मदद ली दोस्तों। अब हमने क्या किया दोस्तों, खुद के एक लॉन्चिंग व्हीकल को डेवलप किया। इसका नाम था सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3, इसको हम SLV-3 के नाम से जानते हैं। इसके डायरेक्टर उस समय, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस समय थे दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ ये समय था 1979 का, और साराभाई जी की मृत्यु हो गई थी 1971 में। साराभाई के बाद जो इसरो के डायरेक्टर थे वो थे डॉक्टर सतीश धवन। तो दोस्तों डॉक्टर सतीश धवन जो थे इसरो के उस समय के डायरेक्टर थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने SLV-3 करके जो लॉन्चिंग व्हीकल था उसको उड़ाया यहाँ से। SLV-3 का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। इसका क्रमांक है, 1-2 फेल किए होंगे, तीसरा इनका टेस्टिंग सही रहा, इसलिए इसका नाम हुआ SLV-3। हिंदी में इसको हम बोलेंगे उपग्रह प्रक्षेपण
यान 3 या 3, जो आप रोमन का यहाँ पर लगाते हैं। दोस्तों SLV-3 के द्वारा हमने जो लॉन्च किया पहला, वो अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन जुलाई 1980 में जो दूसरा हमने लॉन्च किया वो सक्सेसफुल रहा, और इसके साथ हमने रोहिणी को लो अर्थ ऑर्बिट में, मैं अभी समझाऊंगा आपको लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, जियोसिंक्रोनस या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के बारे में बताऊंगा, उन सब ही को मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि रोहिणी को हमने SLV-3 की सहायता से लो अर्थ ऑर्बिट में सेटल करा दिया। यह पहला सफल परीक्षण था। जब पहला सफल परीक्षण मतलब हमारी तरफ से जो 79 में इसका SLV-3 का फर्स्ट हुआ था वो असफल हो गया था, दूसरा वाला सफल हुआ जुलाई 1980 में। इसके भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने बाद में DRDO को ज्वाइन कर लिया। DRDO को ज्वाइन कर लिया और फिर आपने सुना, आपने पढ़ा होगा विंग्स ऑफ फायर, वो अग्नि वगैरह, मिसाइल वगैरह बनाने का सारा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहले इसरो में थे, बाद में इसरो छोड़कर उन्होंने DRDO को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों इसके बाद क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट था, हमें ज़रूरत पड़ी कि हम हमारे हिंदुस्तान में भी टीवी का प्रसारण करें, और 1983 में हमने एप्पल के लिए, यानी एप्पल करके एक सैटेलाइट होता था, उसको लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म दोस्तों है एरियर पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इससे हमें स्थापित करना था दोस्तों जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। कहाँ पर स्थापित करना था? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। मैं बताऊंगा वो सारी ऑर्बिट्स के बारे में। ये हमारी पृथ्वी से लगभग 35,786 किलोमीटर दूर होती है दोस्तों, यानी लगभग आप मान सकते हो 36,000 किलोमीटर दूर। तो इसको हम स्थापित नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल नहीं थे। SLV-3 हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलो 50 किलोग्राम का भार आपके लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता था, जो कि आपकी 500, 600 या 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता था। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा भार को ले जाना था 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसके लिए हमने मदद ली यूरोपीय स्पेस सेंटर की, जिसने फ्रेंच गयाना से हमारा ये एप्पल लॉन्च किया, और 1983 में जाकर हमारा प्रसारण, जो DD1 का आपने दूरदर्शन का सुना होगा, उसका प्रसारण चालू हो पाया। इसके बाद दोस्तों हमने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए, और जिसकी सहायता से हमने स्ट्रेंथन यानी रोहिणी की और आगे की सीरीज़ स्टार्ट की, और इसको भी हमने क्या किया, कक्षा में स्थापित किया। जो ये उपग्रह थे दोस्तों, इसके द्वारा हम क्या करते थे कि ज़मीन पर कहाँ पर आपके मौसम संबंधित जानकारियाँ चल रही, यानी मेट्रोलॉजिकल चीज़ें हैं, या फिर आपके पेड़ पौधे कहाँ पर हैं, आप जो रिमोट सेंसिंग में हम करते हैं उनको कर रहे थे हम। और कहाँ के लिए हम कर रहे थे इसको? लो अर्थ ऑर्बिट के लिए इसको सेटल डाउन कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा PSLV, जिसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ। हमने उसके पीछे की मुश्किलात देखी। शुरुआती दिन थे दोस्तों, बहुत कम तरीके से या बहुत कम हमारे पास बजट हुआ करता था। सरकारें बजट देने को तैयार नहीं थी, और उनको मनाना भी बहुत बड़ी बात थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब शुरुआत में अंतरिक्ष कार्यक्रम स्टार्ट हुए तो कई नेताओं ने बोला कि जो गरीब जनता को पैसा लगने वाला, उस पैसे का तुम लोग क्या फालतू में लगा रहे हो। तो डॉक्टर साराभाई ने कन्विंस किया कि ये जो पैसा है ये आप हमारे भारत की रक्षा के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी बातें करके हमारा दोस्तों अंतरिक्ष कार्यक्रम स्टार्ट होता है। और 1969 में जब आपको पता है कि इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, तब 15 अगस्त 1969 को उसका एक अलग से विभाग बनाया जाता है। और 1971 में आपने पढ़ा होगा कि हमने किस प्रकार से बांग्लादेश अलग करवाया, और आपने सिमिलरली ईयर्स पढ़े होंगे कि कैसे टाइगर प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी की मिसेस गांधी के द्वारा स्थापित किया गया। उसी समय दोस्तों इसरो के लिए उन्हीं की कैबिनेट में एक नया विभाग बनाया गया। इस विभाग को बोला गया अंतरिक्ष विभाग। इसके पहले जो इसरो था दोस्तों, वो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन ही काम करता था। ठीक है,
मैंने जब आपको शुरुआत में बताया था, इसलिए मैंने आपको इंटरलिंक किया था डॉक्टर भाभा को। डॉक्टर भाभा जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर थे आपके एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के दोस्तों। वो भी बड़ी लंबी कहानी रही कि कैसे नेहरू ने बहुत सारे लोगों को बाईपास करके इनको इतना ऊपर का पद दिया परमाणु ऊर्जा विभाग में, और उसी के अधीन सबसे पहले हमने अंतरिक्ष विभाग के कार्यक्रमों को स्टार्ट किया था दोस्तों। अगेन हमें पता चला कि 1972 में हमने परमाणु विभाग से अलग करते हुए एक अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की, और साथ में एक आयोग का गठन किया, इसको बोला गया अंतरिक्ष आयोग। तो दोस्तों अगर आपसे आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष विभाग पर टिप्पणी कीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पर टिप्पणी कीजिए, 5 मार्क्स में अगर आता है आपके ऊपर, तो आपको लिखना है, तो आप बताएंगे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन was established 15th of August 1969। हाँ, पहले ये था, किसके नाम से था आपको पता है? आपको पता है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष समिति के नाम से ऑलरेडी था, जिससे हमने नाइके अपोषा करके एक बहुत सारे साउंडिंग रॉकेट्स भी लॉन्च किए थे। लेकिन इसरो को अगर आप डेट बताएंगे तो आप बताएंगे 15 अगस्त 1969। तो प्रेसिडेंटेड बाय विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई की 1971 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर सतीश धवन इसको टेक ओवर करते हैं और वो इसके चेयरपर्सन बनते हैं, डॉक्टर सतीश धवन। डॉक्टर सतीश धवन दोस्तों IISc में पढ़ रहे थे, या उस समय पढ़ा भी रहे थे, टीचर्स ऐसे ही होते हैं, पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। तो डॉक्टर सतीश धवन को बोला गया कि वो इसरो के निदेशक बने, लेकिन सतीश धवन ने उनसे, जो सरकार थी यानी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनसे 2 अपनी मांगे रखी। एक मांग रखी कि वो IISc बेंगलोर को नहीं छोड़ेंगे, यानी जैसा प्रोफेसर वो अभी यहाँ पे IISc बेंगलोर में है, भविष्य में भी प्रोफेसर बने रहना चाहते हैं। और दूसरी मांग रखी कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली नहीं होगा, इसरो का हेडक्वार्टर भी उनको बेंगलुरु चाहिए, और साथ ही साथ जो नेताओं का इसमें हस्तक्षेप है वो भी कम से कम होगा। यानी जो बड़ी बातें थी वो इंदिरा गांधी से मांग ली गई, और इंदिरा गांधी ने इन सब चीज़ों पर राज़ी हो गई। इस प्रकार से आपका जो इसरो का हेडक्वार्टर है आज आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। तो आपको थोड़ा सा थैंक्स करना चाहिए डॉक्टर सतीश धवन जी का भी। तो बेंगलुरु में आपको इनका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। साथ में आप बताएंगे कि इनके द्वारा किए गए कार्यक्रम या लॉन्चिंग व्हीकल। तो हमारे पास जो लॉन्चिंग व्हीकल की सीरीज़ है दोस्तों वो है SLV-3, ASLV यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड देन PSLV, एंड देन GSLV। और अब हम 5th जनरेशन का और यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी RSLV, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन लगाएंगे, जिसकी हम अभी बात करेंगे। इसके साथ हमारे जो फेमस कार्यक्रम है, जो आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वो रहेंगे चंद्रयान फर्स्ट या चंद्रयान प्रथम, जो कि हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। और फिर आपको मेंशन करना है बहुत ही फेमस मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि कंडक्ट हुआ 2013 में और कंप्लीट हुआ सितंबर 2014 में। मतलब 2013 को हमने लॉन्च किया इसको, और सितंबर 2014 को ये मंगल की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। भारत का सबसे सस्ता 450 करोड़ में बना हुआ ये मिशन था। आपने देखा होगा, इस पर एक मूवी भी बनी है दोस्तों। साथ ही सस्ता होने के साथ ही दूसरी बड़ी बात थी, इसको हमने हमारे PSLV के द्वारा लॉन्च किया था। अब मैं आपको समझाता हूँ ये लॉन्च व्हीकल्स क्या हैं, तो आप इसको समअप कर देंगे। आप बता देंगे चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान और चंद्रयान द्वितीय के बारे में, यानी जो कि 2018-19 में हुआ। तो आपको लगभग 5 मार्क्स पर देखने को मिल जाएंगे आपकी मार्कशीट में। ऑलराइट गाइस, तो हम अब बात करने वाले हैं प्रक्षेपण यानों की, यानी लॉन्च व्हीकल्स की, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, आपके सेगमेंट्स में दिया होगा 7 यूनिट में। आपको एक और पूछा गया है प्रक्षेपण यान। दोस्तों प्रक्षेपण यान क्या है? हमें पता है कि सैटेलाइट भेजनी है। सैटेलाइट क्या है? उपग्रह। उपग्रह जैसे आर्टिफिशियल उपग्रह हैं वो, जैसे कि नेचुरल उपग्रह क्या है? हमारा मून है।
जो हमारे पृथ्वी को सराउंडिंग घूमता रहता है, ऐसे ही आर्टिफिशियल उपग्रह जिनको हम सैटेलाइट कहते हैं उनको लॉन्च किया जाता है। किस लिए लॉन्च किया जाता है दोस्तों? तो आप जैसे जीपीएस का यूज़ करते हैं, आप जैसे डीटीएच का यूज़ कर रहे हैं, जो डायरेक्ट टू होम आजकल आप यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा आप जितनी भी टेक्नोलॉजी है, लाइकवाइज अब स्टारलिंक जैसे कि इलॉन मस्क ने बनाई है, जो कि नेट को भी सैटेलाइट के थ्रू भेजेगी, वो सारी की सारी चीज़ें आप कैसे यूज़ कर पा रहे हैं? फॉर द सेक ऑफ सैटेलाइट। अगर वो सैटेलाइट वहाँ पर नहीं होती तो आपका प्रसारण किसी भी हाल में नहीं हो पाता। मतलब सोचिए, आप ब्रिटेन में प्रसारण चल रहा है, उसका प्रसारण आप सीधे आपके घर पे भोपाल में, जबलपुर में देख पाते हैं। किस कारण? क्योंकि वहाँ पर एक सैटेलाइट है दोस्तों। तो ये सैटेलाइट नहीं होती तो ऐसा नहीं हो पाता। तो सैटेलाइट दोस्तों एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है जो कि पेलोड में रखी होती है। पेलोड होता है दोस्तों जो रॉकेट के ऊपर होता है। रॉकेट के कुछ चरण होते हैं, उसमें सबसे ऊपर का जो टॉप होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं पेलोड। यही वो ढक्कन है, जब ये खुलता है तो इसके अंदर से आपको सैटेलाइट देखने को मिलती हैं। जो सैटेलाइट निकलती हैं जिनमें सोलर पैनल लगे होते हैं और थ्रस्टर भी लगा होता है, जो कि इसको एनर्जी देता है आगे पीछे बढ़ने के लिए, मूव कराने के लिए। और सोलर पैनल से भी ये लोग क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं। तो ये किस में रखे जाते हैं दोस्तों? पेलोड में रखे जाते हैं। तो जब हम प्रक्षेपण यान की बात करते हैं, हिंदुस्तान के प्रक्षेपण यान की, तो हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल, प्रथम पीढ़ी प्रक्षेपण यानों की, जिसको हम लोग दोस्तों जानते हैं SLV-3 के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? SLV-3, जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों इसके 4 प्रक्षेपण किए गए थे। पहला और तीसरा असफल रहा, दूसरा और चौथा सफल रहा दोस्तों। 1980 जुलाई 1980 में ये सफल हो जाता है। आपको ऐसा बताना पड़ेगा, जुलाई 1980 में सफल प्रक्षेपण किया गया और 1984 में इसका लास्ट प्रक्षेपण किया था। 1984 में इसका अंतिम प्रक्षेपण हुआ। इसके द्वारा हमने रोहिणी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी का था, बहुत छोटा सा रॉकेट था। इसके थे 4 चरण। कितने चरण थे दोस्तों? इसके हमारे पास 4 चरण थे और सारे के सारे चरण दोस्तों सॉलिड फ्यूल से भरे हुए थे। सारे के सारे चरण में आपका क्या भरा हुआ था? सॉलिड फ्यूल भरा हुआ था दोस्तों। इसकी क्षमता ज़्यादा नहीं थी क्योंकि शुरुआत का दौर था, इसलिए आप इसको जो सबसे पास की, पृथ्वी के सबसे पास की कक्षा है जिसको हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, निम्न कक्षा, निम्न भूकक्षीय कक्षा, वहाँ तक आप भेज सकते थे। और वेट भी ज़्यादा नहीं ले जा सकता था, ये वेट ओनली 40 किलोग्राम ले जा सकता था दोस्तों। हाँ, सो दोस्तों इसमें 4 चरण थे और सॉलिड फ्यूल भरा गया था। इसको हम बोलते हैं HTPV, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। शुरुआत की पद्धतियाँ थीं, बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन के लिए कोई वो नहीं होता था। इस कारण हमें क्या करना पड़ता था कि इसमें ऑक्सीडाइज़र डालने पड़ते थे। तो ऑक्सीडाइज़र के लिए जो यूज़ किया गया, उसको यूज़ किया गया दोस्तों अमोनियम परक्लोरेट को। अमोनियम परक्लोरेट, दैट इज़, अगर आप इसको वैसे देखेंगे तो ये होता है NH4ClO4। इसको यूज़ किया गया एज आ ऑक्सीडाइज़र। ऑक्सीडाइज़र मतलब आप समझ रहे हो ना, बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज़ का जलना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। इस कारण जो आपका सॉलिड फ्यूल था HTPV, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, उसके साथ अमोनियम परक्लोरेट को यूज़ किया जाता था दोस्तों। सॉलिड फ्यूल्स यानी ठोस ईंधन या ठोस प्रणोदक प्रोपोलेंट जो होते हैं वो बड़े सस्ते होते हैं दोस्तों, चीप होते हैं, कॉस्टली नहीं होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है कि इनको अगर एक बार इग्नाइट कर दिया गया तो इनको रोकना नामुमकिन है।
तो शुरुआती दौर है, हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, शुरुआती तकनीकें हैं, उसके साथ हमने हमारा पहला SLV3 लॉन्च किया, जो कि जुलाई 1983 में सफल परीक्षण हुआ उसका, और अंतिम उसका हुआ 1983 में, और हमने इसके 4 प्रक्षेपण किए। ठीक है दोस्तों, जिसमें पहला और तीसरा सफल रहता है और दूसरा और चौथा सफल रहता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों द्वितीय जनरेशन या सेकंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी का हमारे पास लॉन्च व्हीकल बना। हमने इसी को क्या किया, ऑगमेंटेड कर लिया दोस्तों। ऑगमेंटेशन समझते हैं ना आप लोग, ऑगमेंटेड मतलब और चीज़ लगा देना। ठीक है, तो जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था उसको हमने अब कर दिया है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। तो अब दोस्तों ये किसके नाम से जाना लगा, ये जाना लगा ASLV के द्वारा। ठीक है, इधर हमारे पास 4 चरण थे, और अब इसमें हमने क्या किया दोस्तों, 5 चरण कर दिए। कितने चरण कर दिए दोस्तों, इसमें हमने 5 चरण कर दिए। सारे के सारे चरणों में हमने क्या भरा, ठोस प्रणोदक भरा, सॉलिड प्रोपल्जन भरा। क्या था वो, HTPB यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, और फिर अगेन ऑक्सीडाइजर के रूप में हमने क्या यूज़ किया, अमोनियम परक्लोरेटेड। ठीक है, इनमें अलग भरा हुआ था हमने। अब SLV के भी क्या हुआ दोस्तों, 4 प्रक्षेपण हुए, 2 सफल थे, 2 असफल थे। शुरुआती दौर था दोस्तों, बस हमने क्या किया था, छोटा बैटरी था, उसमें एक एक्स्ट्रा बैटरी लगा दी हमने, है ना। 4 चरण थे, 5वां चरण हमने लगा दिया। तो नीचे वाला चरण होता है ना दोस्तों, वो बड़ा होता है, क्योंकि नीचे से ज़्यादा थ्रस्ट देना पड़ता है हमें। ठीक है, इसके बाद जो ये द्वितीय पीढ़ी थी हमारी दोस्तों, इसके बाद हमारे तीसरी पीढ़ी के रॉकेट आए, जिसको जो कि हमें मेंशन है, जिनको हम बोलते हैं दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज नोन एज PSLV। इसको हम 3rd जनरेशन या तृतीय पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के रूप में जानते हैं, जो कि भारत का सबसे अधिक सफल प्रक्षेपण या यान है। ठीक है, अभी तक केवल 2 असफल हुए दोस्तों, जो पहला वाला था, और साथ में 1 अगस्त 2017 में एक लॉन्च किया गया, वो भी असफल रहा। मतलब अभी तक जितने भी प्रक्षेपण हुए हैं, उन प्रक्षेपणों में मात्र 2 असफल हुए हैं। यानी जो पहला हमने एक्सपेरिमेंटल उड़ाया था वो वाला असफल हो गया, और साथ में जो अभी उड़ाया था लगभग 4 साल पहले, 5 साल पहले अगस्त 2017 में, वो हमारा क्या कर जाता है दोस्तों, असफल कर जाता है। बाकी इसके मतलब सफलता का रेट इतना ज़्यादा है, सोचिए, चंद्रयान प्रथम, मॉस ऑर्बिटर मिशन, और साथ ही साथ फरवरी 2017 में एक नया कीर्तिमान इसने रचा, जब इसने 104 सैटेलाइट्स को दोस्तों, 1-2 नहीं, 104 सैटेलाइट को, कुछ इंडिजीनियसली हमारे भारत के थे, कुछ बाहर के थे, वैसे सारे सैटेलाइट्स को अपने पेलोड में भरा और साथ में ले जाकर बाहर छोड़ दिया अंतरिक्ष में। तो इसके साथ एक कीर्तिमान रचा गया दोस्तों। अगर हम PSLV की बात करें तो हम पाएंगे कि ये दोस्तों 4 चरण वाला रॉकेट है। कितने चरण वाला रॉकेट है, 4 चरण वाला दोस्तों रॉकेट है। इसमें पहला चरण होता है ठोस का, पहले में कौन सा प्रणोदक भरते हैं हम, ठोस, यानी अगेन HTPB। दूसरे में हम भरते हैं दोस्तों द्रव या लिक्विड प्रोपल्शन, दैट इज नोन एज UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। और इसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में हम यूज़ करते हैं दोस्तों डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का। ठीक है दोस्तों, तो ये ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। आपको पता ही है, पहले भी बता चुका हूँ कि बाहर जलने के लिए क्या ज़रूरी है, जलने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो ईंधन है उसमें ऑक्सीडाइज़र हो, क्योंकि बाहर से तो ऑक्सीजन आएगा नहीं अंतरिक्ष में, तो क्या करना पड़ेगा, जो अंदर से ही ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो दूसरा इंजन है दोस्तों, दूसरा इंजन है जो द्रव वाला इंजन है, वो दोस्तों विकास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, विकास। अगेन आपको बता दूं, ये विक्रम अंबालाल साराभाई
के सम्मान में जो रॉकेट में दूसरा इंजन है उसका नाम रखा गया है विकास। ठीक है, अगर हम GSLV की भी बात करेंगे तो GSLV में भी सेकंड रॉकेट का नाम विकास है। सेम इंजन यूज़ किया जाता है, विकास इंजन यहाँ पर यूज़ किया जाता है और इसमें भी विकास का यूज़ किया जाता है। तीसरा वाला भी अगेन ठोस और चौथा वाला द्रव, और फिर ये होता है आपका दोस्तों पेलोड। और इसी पेलोड में क्या भरा जाता है दोस्तों, इसी पेलोड में आपके भरे जाते हैं सैटेलाइट्स, या सैटेलाइट्स हो या फिर कोई भी कैप्सूल हो, वो भी किस में जाएगा, इसी पेलोड में बैठ के जाएगा। नीचे वाला ये वो होता है, ये कहलाता है थ्रस्टर। साथ में दोस्तों इसमें लगे होते हैं 6 बूस्टर। कितने बूस्टर लगे होते हैं, 6 बूस्टर, 2 इधर 2 पीछे 2 इधर, तो टोटल मिला के 6 बूस्टर लगे होते हैं किसमें, PSLV में। GSLV को जब हम इसमें करेंगे तो GSLV में आप पाएंगे कि GSLV में लगे होते हैं दोस्तों 4 बूस्टर और PSLV में लगे होते हैं 6 बूस्टर। और ये जो 6 बूस्टर हैं दोस्तों, इसमें भी हम किस प्रकार का फ्यूल भरते हैं, इसमें भी हम भरते हैं ठोस प्रणोदक को, मतलब लिक्विड वाला नहीं भरते। लिक्विड वाला अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि GSLV में हमने लिक्विड वाला भरा है, जबकि PSLV में हमने कैसा भरा है, ठोस वाला भरा है। तो समराइज़ कर दूं मैं इसको कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कहलाता है, हिंदी में इसको PSLV बोलते हैं, इंग्लिश में 3rd जनरेशन का रॉकेट है। अब तक का सबसे सफल है, मतलब अगर अमेरिकन्स को चाहिए, यूरोपियंस को चाहिए, रोसमोस को चाहिए, किसी भी एजेंसी को चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं किसके ऊपर, PSLV पर। ये बहुत छोटा रॉकेट है, अगर हम तुलना करेंगे GSLV से तो बहुत दूरी तक नहीं ले जा सकता ये, लेकिन अच्छा खासा पेलोड है, लगभग 1200 किलोग्राम का पेलोड ये ले जा सकता है दोस्तों। कितना, 1200 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है ये लो अर्थ ऑर्बिट के लिए दोस्तों। ठीक है, और पता ही है आप सबको कि ये मतलब मंगल तक ले गया। जो आपने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम का नाम सुना है, वो भी PSLV के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मंगल ग्रह पर भी क्या लेके गया है, यान लेके गया, यानी करोड़ों किलोमीटर दूर, यानी लो अर्थ ऑर्बिट की तो बात ही क्या, लो अर्थ ऑर्बिट आपकी ये 150-200 से चालू होगी 600-800 तक, और जब हम करोड़ों किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे जो इसरो है उसने किसको किफ़ायती माना, हमारे PSLV को, जिस कारण मंगल मिशन में सबसे कम खर्चा आया। और भारत का मंगल मिशन दोस्तों एकमात्र मंगल मिशन है जो पहली बार में किया गया और पहली बार में ही सक्सेसफुल हुआ। चाहे चाइना की बात करें, चाहे हम रशिया की बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, उन सब के पहले जितने भी मिशन रहे मंगल के लिए, वो सारे मिशन फेल किए गए थे। ऑल्दो उन्होंने 1959-60s में भेज दिया था और हमें लगभग बहुत साल लग गए ऐसा करने में, लेकिन फिर भी उनसे हमारा थोड़ा कम ही मुआवजा है। नेक्स्ट पीढ़ी है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं 4th जनरेशन, और दैट इज़ ऑल्सो नोन एज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो 4th पीढ़ी, 4th पीढ़ी या 4th जनरेशन है, उसको हम लोग जियो सिंक्रोनस या GSLV के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं, जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस का मतलब पृथ्वी के जैसा या पृथ्वी की काल के समय जैसा। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान या GSLV। इसमें भी हम 3 प्रकार के देखते हैं, GSLV Mark 1, GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3। पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंजनों की। तो दोस्तों ये जो रॉकेट है ये है 3 चरणों का रॉकेट। जब हम बात करते हैं GSLV की तो ये आपका रॉकेट 3 चरणों का रॉकेट है दोस्तों। पहला चरण अगेन सब में जो भरा जा रहा है, इसमें भी भरा जा रहा है, ठोस ईंधन का है दोस्तों, बहुत बड़ा रॉकेट होता है। दूसरा चरण वही विक्रम का है, जो विक्रम इंजन बनाया गया है, यानी लिक्विड वाला। ठीक है, विक्रम अम्बालाल साराभाई, विक्रम अम्बालाल सारा विकास है ये सेकंड वाला इंजन जो है, इसका नाम है विकास, और इसमें आपका लिक्विड प्रोपल्जन भरा हुआ है, यानी द्रव ईंधन भरा हुआ है दोस्तों। तीसरा जो इंजन है वो है दोस्तों क्रायोजेनिक। इसकी बड़ी कहानी है दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन समझा देता हूँ क्या कहानी है। तो दोस्तों हम क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बात कर रहे थे। क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं दोस्तों, देखिए, क्रायो का मतलब होता है बर्फ, ठंडा। आप सबने एक फिनोमिना का नाम सुना होगा, जेट स्ट्रीम, जो कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं।
तो होता क्या है दोस्तों, क्रायोजेनिक में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और एकदम से ईंधन जलाया जाता है तो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। जब टेम्परेचर में दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर आता है तो इससे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट पैदा होता है दोस्तों, इतना ज़्यादा थ्रस्ट पैदा होता है और इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं क्रायोजेनिक इंजन। अब भैया हमने अमेरिका से मांगा कि भैया ये टेक्नोलॉजी हमें दे दो, हमें सिखा दो कि भाई कैसे बनता है। हमने रशिया से मांगा तो रशिया ने कहा ऐसा करो खरीद लो, लेके चले जाओ, लेकिन टेक्नोलॉजी वगैरह हम देंगे नहीं। तो जब हमने GSLV Mark 1 का परीक्षण किया तो हमारे पास दोस्तों क्या था, हमारे पास रशिया के द्वारा दिया गया क्रायोजेनिक इंजन था, लेकिन हम हिंदुस्तानियों ने क्या किया, उस इंजन की टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ डेवलप किया। और जब हमने GSLV Mark 2 को उड़ाया तो उसमें भारत के द्वारा बना इंजन था। GSLV Mark 2 को जब हमने यहाँ से विमोचित किया तो इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन था वो हमारे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में बना था। यानी इन लोगों ने हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, उस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ बना लिया। तो ठीक है, अगेन मैं बात कर रहा था, ये आपका ठोस प्रणोदक रहेगा, यहाँ पर ये थ्रस्टर रहेंगे, उसमें थोड़े से फिन रहेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा रॉकेट होगा और साथ में क्या होंगे इसमें दोस्तों, 4 छोटे छोटे बूस्टर। और इस बूस्टरों में ठोस नहीं, इन बूस्टरों में भरा होगा द्रव ईंधन या द्रव प्रणोदक। अगेन ये जो द्रव प्रणोदक है हमें पता है लिक्विड प्रोपोर्शन आपका सिस्टम सेंटर है, वहाँ पर बनते हैं और इनका विकास भी यहीं पर किया गया है, जो कि अगेन आपके सिलेबस में है, वी विल टॉक अबाउट लेटर इट। तो पेलोड मैंने आपको बता ही दिया है, क्रायोजेनिक इंजन के बारे में हमने बात कर ली है, ठोस ईंधन और द्रव ईंधन और ठोस ईंधन को भी हम जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्षमता के बारे में। तो दोस्तों ये 4 टन का वजन ले जा सकता है दोस्तों। 4 टन का वजन कहाँ, लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं दोस्तों, ये 4 टन का वजन ले जा सकता है यानी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। यानी हमारी पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर की दूरी पर जो आपका GSLV है वो आपके पेलोड को ले जा सकता है। और छोटा मोटा वजन नहीं दोस्तों, 4000 टन बहुत ज़्यादा वजन होता है। जब हम Mark 1 Mark 2 की बात करते हैं तो इनका वजन कैपेसिटी कम था, लेकिन अब हमारी धीरे धीरे जो वज़न उठाने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है। यानी अब इसी से हम क्या भेजेंगे, हम इसी से हमारे जो अवेटिंग मिशन है जिसका नाम है गगनयान, जो कि देखिए अगर इसरो बता देता है तो 2023-24 तक हो जाएगा। 22 की डेट दी थी, अप्रैल 22 तो निकल गया है उसके कहने के अनुसार, लेकिन 23-24 तक हो जाएगा। और इसके 1, 2 नहीं 3 मिशन भेजे जाएंगे। जिस पहले गगनयान 1 में किसी इंसान को नहीं भेजा जाएगा, 2 में भी इंसान को नहीं भेजा जाएगा, लेकिन गगनयान 3 में इंसान को भेजा जाएगा। और इसके लिए जो प्रक्षेपण या जो लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका GSLV Mark 3। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा। हमारे एग्ज़ाम में हमसे पूछ सकते हैं GSLV पे टिप्पणी, तो आपको GSLV के बारे में, GSLV Mark 1 Mark 2 Mark 3 क्रायोजेनिक के बारे में, GSLV का कहाँ से प्रक्षेपण किया गया उसके बारे में बताना है। PSLV के बारे में टिप्पणी पूछेगा तो दोस्तों PSLV के सारे चरण, उसमें कौन सा ईंधन यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, वो सारे बताने हैं आपको। और दोस्तों आपसे पूछ सकता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो आप GSLV और PSLV के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। ऑल्दो PSLV बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती रॉकेट है हमारे देश का और बहुत ज़्यादा सफल भी है, लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। तो अगर आप PSLV और GSLV का डिफरेंस देखेंगे या आप पाएंगे उनमें अंतर लिखने को, तो आप लिखेंगे उनके अंतर। सबसे पहले बताएंगे कि PSLV क्या है। तो PSLV दोस्तों है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV के लिए आप बताएंगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप PSLV की खूबी में बताएंगे कि PSLV चीपर है, यानी आप इसको कम पैसे में आपकी उड़ानें भर सकते हैं, जबकि GSLV को आपको उड़ाने के लिए ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दोनों ही रीयूजेबल नहीं है। इसके अलावा PSLV का जो भार क्षमता है या लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत कम है दोस्तों।
भार क्षमता इसकी 1200 किलोग्राम की है, किसके लिए, लो अर्थ ऑर्बिट के लिए दोस्तों। जबकि आपका GSLV लगभग 4 टन का वजन ले जा सकता है, 4 टन यानी लगभग 4000 किलोग्राम की भार क्षमता रखता है, और वो भी कहाँ पर, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, यानी पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर। और हम इसकी बात करें तो पृथ्वी से लगभग 800 से 900 किलोमीटर दूरी पर ये केवल कितना ले जा पाएगा, 1200 किलोग्राम। यानी आप अगर थोड़ा सा और ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी भार में क्षमता में कम करनी पड़ेगी। मतलब आपको 500 400 किलोग्राम, फिर 100 किलोग्राम, ऐसे आप बहुत दूर तक भेज सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहें कि लो अर्थ ऑर्बिट में आपको भारी सैटेलाइट भेजना है तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चीपर है, कॉस्ट नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा पर जाएं या आप स्पेस में जाएं, बहुत सारा वजन लेकर जाएं, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा GSLV का। GSLV के अगेन 3 वेरिएंट है, GSLV Mark 1, Mark 2, Mark 3, ठीक है। PSLV में दोस्तों कितने चरण हैं, 4 चरण हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। और GSLV में दोस्तों कितने चरण हैं, GSLV में दोस्तों 3 चरण हैं। PSLV में किसी भी प्रकार के क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं। आई होप अगर आप करीबन 5-7 पॉइंट ये बता देंगे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट दैट यू विल राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन PSLV एंड GSLV। सो गाइज, आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। स्पेस में जो मेरे बहुत सारे टॉपिक्स छूट गए हैं, लाइकवाइज मैं डॉक्टर सारा भाई को नहीं कर पाया, और साथ में होमी जहांगीर बाबा को नहीं कर पाया। साथ में अपन को इनसेट पढ़ना है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है, वो मेरे अगले जो भी वीडियो होगा उसमें होगा। हैव अ गुड डे गाइज, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।